नमस्कार, मैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। आज आपसे बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करूंगा कि क्या हम अभी भी गुलाम हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, आपको आज़ाद नहीं किया गया है। और आप जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है वो अंग्रेजों ने अपनी पार्लियामेंट में, जो कि ब्रिटेन में है, उसमें 17 जुलाई 1947 को एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। यह एक्ट 17 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित हुआ और 18 जुलाई को इसे क्वीन एलिजाबेथ की एसेंट मिली। कुल मिला के देखा जाए तो इस एक्ट के तहत आपको एक डोमिनियन स्टेट दिया गया था और आपको अंग्रेजों की संप्रभुता में एक डोमिनियन स्टेट दिया गया था। अंग्रेजों ने न केवल अपने नियम के तहत बल्कि अपने चुने हुए व्यक्ति को सत्ता सौंपी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू आपके द्वारा चुने हुए व्यक्ति नहीं थे। जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव थे वर्किंग कमेटी में, उनके द्वारा सरदार पटेल को 12 वोट, कृपलानी जी को 2 वोट और 1 वोट किसी अन्य को मिला था। जवाहरलाल नेहरू को 1 भी वोट नहीं मिला था। इसके बावजूद भी अंग्रेजों की रणनीति के तहत वह प्रधानमंत्री बने। इस काम की जो साजिश की पूरी जड़ है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा रखी गई थी। जब कैबिनेट मिशन ने यह बात कही थी कि भारत में जवाहरलाल नेहरू नामक एक ब्रिटेन से पढ़ा हुआ अंग्रेजी बोलने वाला युवक है जो चरित्र से अत्यंत ही दुर्बल है, ऐसा व्यक्ति को यदि सत्ता सौंपी जाती है तो वो अंग्रेजों के हित को साधेगा। इसके तहत उस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड वॉवेल, उनको विदाई दी गई और लॉर्ड माउंटबेटन को भारत के वाइसरॉय की कमान दी गई। क्यों? क्योंकि उनकी पत्नी लॉर्ड एडमना माउंटबेटन, शी वाज क्लासमेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड जिन्ना। सो लॉर्ड माउंटबेटन एंड एडमना वेर स्पेशली चूजन फॉर दिस असाइनमेंट ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ पावर टू जवाहरलाल नेहरू। और यही कारण है कि अंग्रेज अपनी कूटनीति में सफल हुए और जवाहरलाल नेहरू को 0 वोट मिलने के बावजूद भी वह उन्हें प्रधानमंत्री बना पाए। और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी कूटनीति के कारण उनसे ज्यादा कद्दावर नेता होने के बावजूद भी वो जीवन पर्यंत प्राइम मिनिस्टर बने रहे। अब 1 मिनट के लिए विचार करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिनको सत्ता स्थानांतरित हुई, उन्होंने किया क्या। तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट कमेटी है उसके पहले 7 लोगों ने मिलके एक ड्राफ्ट संविधान बनाया था जिसमें से 80% पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंग्रेजों ने भारत में अपना सत्ता को चलाए रखने के लिए बनाया था। वही एक्ट एज इट इज लगभग 80% हमारे संविधान में अवतरित कर लिया गया। उसमें आर्टिकल 333 जैसे घृणित आर्टिकल्स को जगह दी गई। अब आप जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 333 क्या है। आर्टिकल 330 एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है, जिसके तहत 2 जो है एंग्लो इंडियन को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। तो ये एंग्लो इंडियन कौन है? ये एंग्लो इंडियन वह हैं जिन्होंने भारतीयों के माध्यम से अवैध संतानें पैदा की। इसकी गणना कराई गई तो शायद 216 एंग्लो इंडियन भारत में हैं और पार्लियामेंट में 2 और विधानसभाओं में 1-1 एंग्लो इंडियन का प्रावधान है। तो इस प्रकार 10% से ज्यादा एंग्लो इंडियन किसी न किसी विधानसभा, किसी न किसी पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं। इनकी किन हित साधने के लिए हमारे संविधान में उनके नॉमिनेशन की व्यवस्था की गई,
यह हमारे चेहरे पर बदनुमा दाग है। हमारे नेहरू जी ने न केवल संविधान बल्कि सभी नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर शासन करने के लिए बनाए थे, भारतीयों पर अत्याचार करने के लिए बनाए थे, भारतीयों का शोषण करने के लिए बनाए थे, भारतीयों को चोर साबित करने के लिए बनाए थे, इंक्लूडिंग पुलिस एक्ट ऑफ 1861, जिससे आज की पुलिस गवर्न हो रही है, वह 1857 की क्रांति के बाद एक ऐसा पुलिस स्ट्रक्चर बनाया गया था जिससे कि दोबारा इस तरह की क्रांति ना हो पाए। ऐसे दुर्दांत एंड अपमानित करने वाले एक्ट के तहत आज भी आपकी पुलिस काम कर रही है और आज के काले अंग्रेजों को यही व्यवस्था बहुत भा रही है। जब भी कभी पुलिस रिफॉर्म की बात होती है, पुलिस एक्ट में बदलाव की बात होती है, तो इन काले अंग्रेजों की रूहें कांप जाती हैं। यह जैसे अंग्रेजों ने इन नियमों का अपने हित में दोहन किया, अब यह काले अंग्रेज अपने हित में इन नियमों का दोहन कर रहे हैं। इन्होंने जो अंग्रेजों ने अपने नियम कानून को साम्राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें वो लॉर्ड थे और भारतीय जो है गुलाम थे, लॉर्ड्स कमिट नो मिस्टेक, हमने वही व्यवस्था को एज इट इज अडॉप्ट किया। आज भी हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी जुडिशरी, हमारे ये काले अंग्रेज अकाउंटेबल नहीं है, स्वच्छंद है। वो निर्णय ले तो उनकी मर्जी, विलंब से निर्णय लें तो उनकी मर्जी, गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी, घूस खाकर गलत निर्णय लें तो उनकी मर्जी। उनके गलत निर्णय के कारण आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपकी पीढ़ियां निकल जाएंगी कि तब भी आपको न्याय नहीं मिलेगा। इन काले अंग्रेजों ने रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत एक व्यवस्था लाई जिसके माध्यम से इन्होंने पार्टी तंत्र पैदा कर दिया। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि उस पार्टी तंत्र के अधीन हो गए और ये पार्टियां एक प्राइवेट कंपनियों के तहत काम कर रही हैं। यह पैसे लेकर आप टिकट बांटती हैं, अपने भाई भतीजों को और अपने बड़े नेताओं के भाई भतीजों को टिकट देती हैं, अपराधियों को टिकट देती हैं। जो दूसरे सत्ता के, दूसरे पार्टी के लोग अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए इनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें भिखारियों की तरह फड़ बिछाकर, उनको बरमाला पहना के, उनको फूल माला पहनाकर, उनको टिकट देकर, उनको कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर की रैंक देकर और ऊपर से पैसे देकर अपनी पार्टियों में बुलाती हैं। अपने ही वर्कर्स को नजरअंदाज करती हैं, जिसमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। उनके सामने आपके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो 42% अपराधी क्यों ना हो, चाहे 29% जघन्य अपराधों के अपराधी क्यों ना हो, चाहे उन्होंने जाति और धर्म के आधार पर आपका वोट लिया हो, चाहे फ्रीबी बांट के वोट लिया हो, चाहे उन्होंने पैसे बांटकर, दारू बांटकर, साड़ी बांट के आपका वोट लिया हो, आखिरकार वो हमारे वोट से चयनित हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हुए। क्या हमारा प्रतिनिधि हमारी बात पार्लियामेंट में कह पा रहा है? वह पार्लियामेंट में पार्टी व्हिप से बंधा हुआ है। यदि वो हमारे हित की बात करेगा तो पार्टी उसे डिस्क्वालीफाई करके उसकी बेसिक मेंबरशिप भी चली जाएगी। तो क्या पार्लियामेंट के बाहर हमारे प्रतिनिधि हमारी बात करने की स्थिति में है? वो भी नहीं है। पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर जिसको जो मिला हुआ है, चाहे उसको अच्छा डिपार्टमेंट मिला हुआ हो, अच्छी मिनिस्ट्री मिली हुई हो, या जो भी मिला हुआ है, वो उसे खो जाने के डर से अपनी जबान बंद रखता है और अपने माथे पर जो है अपनी पार्टी का ठप्पा लगाकर, अपनी पार्टी का पट्टा लगा के घूमता है। उसने, इस पार्टी तंत्र ने, जिसके लिए कोई कंडक्ट और रूल नहीं बनाए गए हैं, जो अकूत कहीं से भी पैसा ले सकते हैं, जो ऐसे तंत्र ने जो है प्रजातंत्र का भारत में गला घोट दिया है।
इन नेताओं ने अपने तरफ अपनी ओर ढेर सारे गुंडे, बदमाश और मवाली इकट्ठे कर लिए हैं। पूरे ब्यूरोक्रेसी को अपने शिकंजे में कस लिया है। आज यह स्थिति है कि इन नेताओं के ये गुंडे मंच की शोभा बनते हैं, जिनके विरुद्ध बहुत सारे ऑफेंसेस होते हैं। इनके ढेर सारे स्थायी वारंट होने के बावजूद भी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इन्हें गिरफ्तार करे। यह खुल्लम खुल्ला जनता पर अत्याचार करते हैं, जनता की जमीनों पर कब्जा करते हैं। यह किसी की बहू बेटियों को भी उठाने में अपने आप को कमजोर नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके आका का वरदहस्त इनको प्राप्त है। बिना इनके आका के थाने में आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी, अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होगी। बेचारी जनता किसके पास जाए? बेचारी जनता अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। लिहाजा इस विवेचन से स्पष्ट है कि हम को स्वतंत्रता नहीं मिली। अंग्रेजों ने अपने नियमों के तहत अपने चुने हुए व्यक्ति को सत्ता सौंपी। उस व्यक्ति ने संविधान, नियम कानून जो अंग्रेजों के बनाए थे उनको यथावत बनाए रखा। जो नियम कानून उन्होंने बनाए वो बहुत ही दोगुले, प्लीज करके कैसे भी सत्ता में बने रहने के दृष्टि से बनाए। इन लोगों ने एक पार्टी तंत्र पैदा कर दिया जिसने प्रजातंत्र की हत्या कर दी। लिहाजा आओ नागरिक जागो, समय आ गया है कि हम इस तंत्र को उखाड़ फेंकें। आओ हम प्रण करें कि एक कर विहीन व्यवस्था, खर्च विहीन चुनाव, पार्टी विहीन प्रजातंत्र, जहर विहीन कृषि और एक समृद्धशाली भारत का, जो कि अपराध मुक्त हो, भय मुक्त हो, ऐसे भारत का निर्माण करें जहां पर हर मानव को अपनी पूरी पर्सनालिटी विकसित करने का मौका और अवसर प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत पाकिस्तान के बीच मतभेदों को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाक पीएम के साथ टेलीविजन पर वाद विवाद करें। इमरान खान ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को की अपनी यात्रा की पूर्व संध्या पर रूस टुडे को बताया, मैं टीवी पर नरेंद्र मोदी के साथ बहस करना पसंद करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ टीवी पर खुली बहस के प्रस्ताव पर कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने पाक पीएम इमरान खान को करारा जवाब दिया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर, मनीष तिवारी व अभिषेक सिंघवी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार के साथ वैचारिक मतभेद के बावजूद उन्हें पाक पीएम का ये प्रस्ताव कबूल करने लायक नहीं लगता। कांग्रेसी नेता थरूर ने इमरान के प्रस्ताव का अपने चुटकीले अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बार बार जंग के बजाय बहस का विचार अच्छा है, लेकिन टेलीविजनों पर बहस से कोई मसला हल नहीं हुआ। थरूर ने ट्वीट कर इमरान खान से कहा वो इस बात से सहमत हैं कि जुबानी जंग बार बार के युद्ध से बेहतर है, लेकिन भारतीय टेलीविजन पर बहस से कभी भी कोई समस्या हल नहीं होती है, ये और बढ़ जाती है और हमारे कुछ एंकर तीसरा विश्व युद्ध भड़काने से खुश होंगे। यदि ये भड़क जाता है तो उनकी टीआरपी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर इमरान खान से सवाल किया कि क्या इमरान गंभीरता पूर्वक तैयार हैं? टीवी पर बहस से पाक प्रायोजित आतंकवाद कैसे खत्म होगा? वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा व केंद्र के साथ राजनीतिक मतभेद के बावजूद वो इमरान खान के इस प्रस्ताव की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि टीवी पर बहस से आतंकवाद के बड़े निर्यातक पाकिस्तान का मनोबल बढ़ जाएगा। रूसी टेलीविजन नेटवर्क से चर्चा में पाक पीएम इमरान खान ने कहा था कि भारत के साथ हमारा एकमात्र मसला कश्मीर है। हमने उनसे कहा है कि आइए टेबल पर बैठ के इसे हल करते हैं। इमरान ने ये भी कहा कि वो जानते हैं कि भारत अन्य देशों से बेहतर है। पाकिस्तान की ओर से क्रिकेट खेलने के चलते भारत के लोगों के साथ उनके रिश्तों को भी उन्होंने याद किया। खान के प्रस्ताव पर हालांकि अभी तक भारत के विदेश मंत्रालय का कोई जवाब नहीं आया है। हालांकि इमरान खान के शीर्ष सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने कहा था कि भारत के साथ व्यापार समय की मांग है और दोनों देशों के लिए काफी फायदेमंद भी है। दोस्तों, वीडियो में बताई गई बातों से अगर आप भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जागरूकता फैलाने से ही फैलती है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अखंड हिंद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका साथ भी बहुत जरूरी है।
मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।